नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान की सियासत में पिछले 15 दिनों से चल रही रस्साकशी में हाईकोर्ट के फैसले ने और बल दे दिया है और अब तक कोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए बैठे लोगों को लग रहा था कि पायलट और गहलोत गुट की अदावत का अंत होगा और प्रदेश का सियासी संकट टल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सचिन पायलट गुट की ओर से केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी पर अब हाईकोर्ट केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनेगा। यही नहीं, हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर दायर पायलट गुट की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने प्लान बी पर भी काम करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट गुट को मिली राहत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी है। गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने राजभवन का रुख किया, जहां उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से जल्द विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की और राज्यपाल पर दबाव डालने के लिए राजभवन में विधायकों के साथ धरना भी दिया। राजभवन पहुंचने से पहले गहलोत ने इतना तक कह दिया कि विधानसभा सत्र बुलाने पर राज्यपाल अपनी अंतरात्मा से फैसला करे, वरना राजभवन को घेरने के लिए अगर जनता आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों से कहा कि इतने शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा का सत्र बुलाना संभव नहीं। राजभवन की ओर से कहा गया कि सत्र बुलाने की ना तो तारीख बताई गई और ना ही इसका एजेंडा, जबकि सामान्य प्रक्रिया के तहत सत्र बुलाए जाने के लिए 21 दिन का नोटिस जरूरी होता है। मुख्यमंत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि राजस्थान में सरकार गिराने की परंपरा नहीं रही है। वो सोमवार से सत्र बुलाना चाहते हैं। पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा कि किस तरह का दबाव पड़ रहा है, किन कारणों से राज्यपाल सत्र नहीं बुला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरा खेल साजिश है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद वे राजस्थान में यही करना चाहते हैं। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, एक विधायक बीमार है। ऐसे में सदन में अभी 199 सदस्य हैं, जिसके बाद राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 100 है। गहलोत कैंप की बात करें तो उनके पास कांग्रेस के 87, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, निर्दलीय के 10 और सीपीएम के 1 विधायक का समर्थन है, जबकि विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास 72 और आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन है। ऐसे में अगर सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो उनके पास 97 विधायकों का समर्थन होगा और राज्य में स्थिति काफी कांटेदार बन सकती है। यही कारण है कि गहलोत फ्लोर टेस्ट कराकर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं। एक बार बहुमत साबित करने के बाद अगले 6 महीने तक दोबारा बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलहाल कोर्ट के फैसले पर तय होगा कि आगे आने वाला समय किसके लिए अनुकूल होता है, लेकिन इनमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट का कांग्रेस से जाना पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति होगी। पायलट का कद राज्य में काफी बड़ा है। वो केवल गुर्जर नेता ही नहीं बल्कि राज्य के सभी वर्गों के नेता माने जाते हैं। पूर्वी राजस्थान, जहां से इस बार सचिन पायलट चुनाव लड़े, वहां से करीब 49 सीट आती हैं। कांग्रेस ने 42 सीटें जीती। वजह थी गुर्जर मीणा गठजोड़। ऐसे में जाति के हिसाब से भी कांग्रेस के लिए पायलट का जाना बड़ा घाटा हो सकता है। दूसरे नेताओं के लिए इस गैप को भर पाना मुश्किल है। देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस में भी जो कुछ हो रहा है वे अचानक नहीं बढ़ा। जिस दिन सरकार बनी उसी दिन से विवाद शुरू हो गया था। बस धीरे धीरे धक्का लगाया जा रहा था। पायलट समर्थकों का तो ये तक कहना है कि सचिन पायलट से 6 महीने के अंदर सीएम बनाने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजस्थान की सियासत में पिछले 15 दिनों से जिस तरह से उठापटक का दौर जारी है, अब तक जो कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें लगी हुई थी और ऐसे में पायलट और गहलोत गुट की अदावत का अंत होगा और प्रदेश का सियासी संकट टल जाएगा, यही उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन ऐसा
कुछ नहीं हुआ। सचिन पायलट गुट की ओर से केंद्र सरकार को इस मामले में पक्षकार बनाने की अर्जी पर अब हाईकोर्ट केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनेगा। इस पे हम तफसील से आज चर्चा करेंगे कि आखिर अब राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच अब ऊंट किस करवट बैठेगा और क्या कुछ आगे का रास्ता हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी हमारे साथ हैं, सांसद है बीजेपी के। डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। शशांक देव सुधी जी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं नितिन अग्रवाल जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर डॉक्टर मनोज राजौरिया जी आपसे है, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां हैं राजस्थान में पिछले 15 दिनों से जिस तरह से उठापटक का दौर जारी है, उसके बीच में राज्यपाल से बार बार मौजूदा सरकार ये कह रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाए, क्यों नहीं बुलाया जा रहा? देखिए नेहा, ये मना कब किया गया मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस हमेशा झूठ और भ्रम का जाल फैलाकर ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है। राज्यपाल ने बिल्कुल मना नहीं किया कि वो सत्र नहीं बुलाएंगे। एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल जी को अवगत कराया कि हम शॉर्ट नोटिस पे विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। उस विषय में माननीय गवर्नर साहब ने कुछ उनसे प्रश्न किए, कुछ 6 सवालों के जवाब मांगे कि आप क्या विषय रखना चाहते हैं, कोरोना से आप कैसे निपटेंगे, और साथ में ही अन्य जो छोटी मोटी जो विधायक जो बाहर हैं, अगर वो राजस्थान में आते हैं तो उनकी सुरक्षा का आप क्या इंतजाम करेंगे। ऐसे एक सामान्य सवाल उनसे पूछे, लेकिन कांग्रेस ने सोची समझी रणनीति के तहत एक असंवैधानिक काम किया कि गवर्नर महोदय जी की जो एक संवैधानिक पद है, उन्होंने कोरोना के संकट काल में इतनी वृद्ध अवस्था के बावजूद अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री जी को मिलने का समय दिया, बल्कि उनके सभी विधायकों को भी राजभवन में बुलाकर उनको समय और सम्मान दिया। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों ने जो अपमानजनक और अमर्यादित व्यवहार जो राज्यपाल महोदय जी के साथ में किया, वहां उनके खिलाफ नारे लगाए गए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नारे लगाए गए, धरनेबाजी की गई और साथ में धमकी दी गई कि अगर राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया तो राजस्थान की जनता जो ना उसको घेर लेगी। राज्य के मुख्यमंत्री को इस प्रकार एक संवैधानिक व्यक्ति जो राज्य के मुख्य है, गवर्नर साहब को ये धमकी देना, अपने विधायकों के साथ वहां धरने पर बैठ जाना, समझ में नहीं आता कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी राजस्थान की नहीं पूरे देश की राजनीति को किस दिशा में धकेलना चाहता है। क्या इनकी दिशा और दिशा भ्रमित हो चुकी है? पहले उनके घर की लड़ाई थी, अपने उप मुख्यमंत्री जी को अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। अपनी लड़ाई में वो भाजपा पार्टी को तो जीत ही रहते, लेकिन उसको जीतते जीतते हाईकोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट ले गए, स्पीकर तक ले गए और अब गवर्नर तक ले गए। मुझे लगता है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का हरण करने का काम माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी और उनके साथी लोग कर रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक घटना है। ये बहुत ही देश इसको देख रहा है, राजस्थान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री में कुर्सी की लड़ाई है और उसकी सजा भारतीय जनता पार्टी को आरोपित बनाकर और जनता को सजा दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्ती इसमें जीता जा रहा है और आज बहुत ही राजस्थान शर्मिंदा है कि किस सरकार को उन्होंने चुना है। जी चलिए नितिन जी, सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी कह रही है कि मौजूदा सरकार दरअसल स्थिति संभालने में नाकाम है और यही वजह है कि बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय सांसद जो हमारे साथी है भाजपा के मनोज राजौरिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये इतने सीनियर व्यक्ति है और इनको झूठ बोलते हुए लाइव टेलीविजन पे बिल्कुल इनको शोभा नहीं देता है। राज्यपाल हाउस में जाके कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे नहीं लगाए, ना राज्यपाल महोदय के खिलाफ नारे लगाए। नारा लगाया है कि हमें न्याय चाहिए, ठीक है। तो इनको इस तरह की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। रही बात स्थिति संभालने की, तो देखिए स्थिति सबसे जो विशेष सत्र बुलाने की मांग है वो ये है कि कोरोना, आर्थिक संकट और जो सियासी संकट चल रहे हैं, हम प्रोटेस्ट कर देंगे, आप हमें विशेष सत्र बुलाने की अनुमति दीजिए और सत्र बुलाइए। तो इसमें दिक्कत क्या है? लोकतंत्र और संवैधानिक हत्या की जो बात है वो तो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेंड शुरू किया हुआ है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हर राज्य में। कांग्रेस क्या चाहती है सर? देखिए, जो पिछला हुआ उसको छोड़िए, अब कांग्रेस क्या चाह रही है? कांग्रेस क्या चाहेगी? कांग्रेस इतना सा चाहती है विशेष सत्र बुलाए, फ्लोर टेस्ट कराए, आप हमारा बहुमत देख लीजिए। कई बार आपके सामने परेड करा दी, बहुमत सामने है, पर भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी उसमें लगी हुई है कि कैसे भी ये सरकार गिरा दी जाए, कैसे भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, आम शाम दंड भेद जैसे भी ये सरकार गिर जाए। क्योंकि राजस्थान का जो कोरोना
साल में जो काम रहा, जो जनता के लिए जो काम किया गया वो बहुत ही सराहनीय रहा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसको कई बार करा। उसका डर का माहौल है। और रही अंतरकलह की बात, तो देखिए इनकी अंतरकलह देख लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी की। चलते हैं किसी किसी पार्टी में इश्यूज है, मैं मानता हूँ, पर ये कह देना कि लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने करी राज्यपाल हाउस जाकर, तो वो बिल्कुल भी लोकतंत्र की हत्या नहीं कहलाएगी। लोकतंत्र की हत्या ये कहलाएगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जो है सरेआम उनकी ऑडियोज लीक हुए, उसमें दिख रहे हो कैसे डील कर रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं भारतीय कांग्रेस विधायकों की। तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है, लगातार संविधान की हत्या करने में लगी हुई है। और पूरा देश देख रहा है कि कोरोना काल में जब दुनिया ग्रस्त है, त्रस्त है, उस समय सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है शशांक देव जी, चुनी हुई सरकार जो कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको गिराना या उसका गिरना दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जो कि राजस्थान में जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई है राजनीतिक उठापटक के बीच, इसका सवाल इस बात को लेकर है कि अब राज्यपाल अगर सत्र बुलाना चाहे तो राज्यपाल सत्र बुला सकते हैं, और क्या कुछ कानूनी रूप से आप इस पूरे पहलू को देखते हैं? ये कहा गया है कि अगर कोई भी निर्वाचित सदस्य अपनी पार्टी से डिफेक्ट कर करके दूसरी पार्टी में मिल जाता है तो जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको जो है एंटी डिफेक्शन लॉ में उनको अयोग्य घोषित करने का अधिकार है। दूसरा जो है कानून बताता है कि अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी के व्हिप के खिलाफ अगर कोई काम करें और उनके राजनीतिक आदेशों का पालन नहीं करें तो वो विधानसभा अध्यक्ष जो है उनको अयोग्य घोषित कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसकी एंटी डिफेक्शन लॉ जो दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी जो कानून है, इसकी ऐतिहासिकता में अगर जाएंगे तो ये आप पाएंगे कि यह जो कानून था 1985 में लाया गया था और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लाया गया था। लेकिन 1985 में आने के बावजूद भी जिस तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या की जाती है वो आप लोगों के सबके सामने है। देखिए जो राजस्थान में जो घटनाएं घटी है वो थोड़ा सा अलग इसलिए है कि ये एक पर्टिकुलर पार्टी के अंदर कलह का जो है वो प्रदर्शन है। इसमें किसी बाहरी पार्टी का कोई भी जो है रोल नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर 19 विधायकों के ऊपर जो स्पीकर महोदय ने अयोग्यता नोटिस जो दिया है और उस नोटिस के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की है तो वह कानूनी रूप से सम्मत है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया हो चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी ने उसको जो है नोटिस दिया हो। तो मुझे कानूनी रूप से कोई बहुत ज्यादा जो कोई इसमें अड़चन नहीं दिखाई देता है और यही कारण है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 दिनों तक इसकी बहस सुनी है और इसको स्टेटस को देने के लिए कहा है टिल मंडे, क्योंकि मंडे में यह सुप्रीम कोर्ट में ये आ रहा है और इसी के कारण जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने मंडे के बाद जो है इस पर सुनवाई करेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो कानून का पहलू है बड़ा ही स्पष्ट है कि अगर पार्टी जो दलगत जो कोई निर्वाचित सदस्य अपने पार्टी के विरुद्ध काम करता है तो निश्चित रूप से उसे अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए उस जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। लेकिन अगर केवल वो विरोध करता है केवल विरोध के ऊपर अगर पार्टी उसको एंटी डिफेक्शन लॉ में लाता है तो यह एक बड़ा गलत काम है। और ये चलिए इनसे पूछ लेते हैं नितिन अग्रवाल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है बीजेपी के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिन 19 विधायकों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे, सर सवाल इस बात को लेकर है वो क्या था? देखिए वो चीफ विप ने नोटिस जारी करा, कई बार मीटिंग में बुलाया गया, जो सीएलपी मीटिंग होती है विधायक दल की मीटिंग होती है और जो पार्टी की प्रक्रिया है उसको फॉलो करने को कहा गया। जब वो प्रक्रिया फॉलो नहीं हुई तब उनको नोटिस जारी करा गया कि आप जवाब दीजिए ऐसा क्यों किया गया। सदस्यता रद्द नहीं की गई है ना, सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया गया। मंत्री पद से उनको बिल्कुल हटाया गया और लगातार मंत्री पद से तो पहले ही हटा दिया गया था ना सर, पहले ही हटा दिया गया था, उसके बाद जो नोटिस जारी किया गया था मैं तो उसके बारे में पूछ रही हूँ। अभी तक वही हुआ है और सदस्यता रद्द नहीं हुई है, आप समझिए बात को। वो तो हाईकोर्ट में जाने के बाद राहत मिली है ना। पार्टी की तरफ से क्या किया गया था
क्या ये हत्या नहीं है लोकतंत्र की कि चुने हुए विधायक को अगर आप निकाल देते हैं या फिर यूं कहते हैं कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, तो वो क्या होता है सर? देखिए, कोई भी विधायक, ये विधानसभा का कानून है, कोई भी विधायक किसी भी पार्टी से निर्वाचित होकर सदन में पहुंचता है और उसके बाद वो उसी पार्टी से अलग होता है या कोई भी सर, आप ऐसी पार्टी से निकाल एक्टिविटी में सकते involved हैं, होता है। आप उसकी देखिए, विधायकी सुनिए, रद्द कर देंगे क्या? सदस्यता रद्द कर देंगे? नेहा जी सुनिए, आप बात सुनिए। कोई भी विधायक यदि एंटी पार्टी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि अभी मेरे पत्रकार साथी ने भी आपको बताया, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत तो वो विधायकी बिल्कुल रद्द होगी। और अगर एंटी पार्टी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे तो बिल्कुल रद्द होगी। आप फ्लोर टेस्ट पे आइए, आप विधानसभा में आइए। अगर शशांक देव जी, ठीक है सर, शशांक देव जी, इस स्थिति में जब विधायक अपनी मनमानी करते हैं, पार्टी से उनको निकाल सकती है, लेकिन क्या इस तरह का नोटिस जारी किया जा सकता है? पूरी तरह अनुचित बात है कि अगर प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक मर्यादाओं का अगर अनुसरण नहीं होता है तो निश्चित रूप से ये गलत बात है और प्रजातंत्र की हत्या इसको बता सकते हैं। क्योंकि जो जितने भी 19 विधायक थे वो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए, ये प्रमाण है। उन्होंने कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि मैं उस पार्टी में जा रहा हूं। इस कारण से अगर एंटी डिफेक्शन नोटिस दिया जाता है स्पीकर के विरुद्ध, तो जो भी विधायक के विरुद्ध अगर ये नोटिस दिया गया है तो वो विधायक अपने कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह जस्टिफाइड है कि वो हाई कोर्ट में जाकर के उसको चैलेंज करे। इसमें किसी को किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति का अधिकार होता है कोर्ट में जाने का और कोर्ट में अपनी मांगों को बताने के लिए। कोर्ट जो है न्याय सम्मत रूप से उनके चीजों को सुनेगा और यही कारण है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेटस को दिया है। कहीं ना कहीं उनके दलील में सत्यता थी। तो इस प्रकार जो एंटी डिफेक्शन लॉ की ये बात कर रहे हैं, जो दो प्रमुख जो बिंदु है कि अगर निर्वाचित सदस्य अगर स्वेच्छा से अपनी सदस्यता को वो त्याग देते हैं और दूसरा जो है कि कांग्रेस के डायरेक्शन के विरुद्ध काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अयोग्य घोषित किया जाता है। ये दोनों काम नहीं हुआ क्योंकि आपको जरूरत क्या थी कि फ्लोर टेस्ट करवाने की? अगर आपको शंका है कि हमारे पास जो है सदस्य की कमी है, उसी के कारण जो है आप फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये बात क्यों आई? कोविड-19 में इस तरह की प्रजातांत्रिक जो स्थिति जो उत्पन्न हुई, इस सवाल पे भी हम आएंगे सर कि इतनी जल्दी आपको क्या है कि फ्लोर टेस्ट आप करवाएं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज राजौरिया जी, सवाल मेरा आपसे है कि बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं। सर, मध्य प्रदेश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, कर्नाटक की बात हो, मणिपुर की बात हो, क्यों आखिर इस तरह के बीजेपी पर बार बार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, ऐसा कर रही है, चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है? क्यों? नेहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी विचारधारा तो भूल ही चुकी है। अपनी दिशा को भी सुधारने के लिए वो समर्पित नहीं है। उसने निर्णय किया है कि उसका राष्ट्रीय नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी, उनकी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी जिस तरीके से राज्यों के इनके कांग्रेस के नेताओं को संपर्क और समन्वय की कमी है, एक लीडरशिप की कमी है और राज्य के नेताओं में, इनके कांग्रेस के नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति कोई भी सम्मान शेष नहीं है और लीडरशिप चलती है समन्वय से, कोऑर्डिनेशन से, फेथ से और एक कमिटमेंट से। कांग्रेस के अंदर ये सभी चीजें समाप्त हो चुकी है। न उनका कोई कमिटमेंट है, न कोई कोऑर्डिनेशन है, न कोई लीडरशिप के प्रति फेथ लेवल है। उसी का परिणाम है कि आज ऐसी अराजकता की स्थितियां कांग्रेस के कई राज्यों में उत्पन्न हो रही है। अपनी घर की कमियों को, अपनी इन चीजों को सुधारने के बजाय कांग्रेस ने एक संकल्प ले रखा है कि अपने घर में कोई भी कमी हो, कोई भी गड़बड़ हो, उसका ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दीजिए। मुझे एक चीज बताइए, अभी हमारे मित्र शशांक जी कह रहे थे कि संवैधानिक संस्थाएं जो काम करती है, इन्होंने विधायकों के अधिकार की बात की। इनके स्पीकर महोदय, जो कि इन्होंने एक संवैधानिक पद है, उन्होंने एक विधानसभा सत्र चलता है, विधानसभा सत्र के दौरान जो कोई भी पार्टी व्हिप जारी करती है, उसमें जब कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है या पार्टी विरोधी काम करता है या कोई ऐसा काम करता है जो किसी बिल के समर्थन में वोट देना हो, विपरीत वोट देता है या जो तब जाके ये अयोग्यता का नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर ये काम करवाते हैं तो इनका लोकतंत्र हत्या नहीं होती, ये तो जिंदा करते हैं। किसी विधायक की विधायकी को समाप्त करना होता है। अगर कांग्रेस अपने विधायकों की विधायकी को समाप्त करती है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, वो लोकतंत्र कहलाता है। ये बसपा के पूरे एमएलए को 2008 में खा जाते हैं और उनसे अपनी सरकार चलाते हैं तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। 2018 में बसपा के पूरे 6 एमएलए को अपनी पार्टी में विलय कर लेते हैं
बहन मायावती कहती रह जाती है, चिल्लाती रहती है। नहीं सर, भाई ऐसा बाकी जो मत पार्टियां कीजिए, कर रही है वो बीजेपी करेगी, तो यार मुझे ये बताइए मैडम, कि बाकी मैडम, तमाम मैं ये नहीं कह राजनीतिक रहा हूं। पार्टियों और मैडम, बीजेपी में क्या अंतर रह गया सर? नेहा मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर रही। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कांग्रेस का। कांग्रेस क्या कर रही है और आरोप हम पे लग रही है। मैं सिर्फ अपनी सफाई दे रहा हूँ। नहीं तो पार्टी आपकी पार्टी के भी नेता इस तरह का बयान देते हैं ना सर, तभी तो इस तरह के आरोप लगते हैं। जो ऑडियो टेप जारी हुआ, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं। जो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, सवाल इसलिए भी उठते हैं। क्यों नहीं सवाल आप लोगों पे उठे? बिल्कुल नेहा, बिल्कुल मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात को सम्मान भी करता हूँ। मैं आपको जवाब देना चाहूंगा नेहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं चलती कि किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी दूसरे के घर में इस तरीके के अंतरकलह में अपना हस्तक्षेप करे या उसमें रुचि रखे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एक नीति, एक विचारधारा है। उस विचारधारा के अनुसार हम लोग काम करते हैं, हमारी पूरी पार्टी काम करती है। सही बात है कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे वरिष्ठ नेता कोई बयान देते हैं, व्यक्तिगत निजी हैसियत से देते हैं कि हमारे परिवार में कोई आता है, तो उसका कोई मान लीजिए हमारे वरिष्ठ नेताओं जिनको नाम लिया तो उनका स्वागत की कोई बात करते हैं, तो उनकी निजी राय होती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों को, सभी लोगों को अपनी विचारधारा से अपनी पार्टी से जोड़ने का यत्न करता है। आप इस बात को तो मानेंगे कि बीजेपी भी ललायत है सत्ता में काबिज होने के लिए। ये चीज हमने कर्नाटक में भी देखी, ये चीज हमने महाराष्ट्र में भी देखी कि किस तरह से शपथ ले ली जाती है। बहुमत ना होते हुए भी किस तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए ललायत है बीजेपी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने न तो कोई ऐसी शपथ लेने की बात की है, न राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने इनसे कोई फ्लोर टेस्ट की मांग की है, न राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने इनसे कुछ इनके कार्य में हस्तक्षेप किया है। इन्होंने जरूर अपने विधायकों को एसओजी के नोटिस दिए, उनको एसीबी के नोटिस दिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाए। और जब इनके विधायकों ने ये कह दिया कि मुख्यमंत्री जी अभी कि इनके विधायकों को बीजेपी ने बंधक बना रखा है, 2 दिन पहले की घटना है ये। लगातार 10 दिन से ये लोग कह रहे हैं कि बंधक बना रखा है। अभी इनके साथियों के 3 विधायकों के व्हाट्सएप वीडियो किसी ने बंधक नहीं बनाया। हम अपनी मर्जी से अपनी जहां भी रुक रहे हैं, दिल्ली में हम रुक रहे हैं, अपनी मर्जी से रुक रहे हैं। इनके पास उस चीज का कोई जवाब नहीं है नेहा जी। ऐसी प्रकार से जिस तरीके से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजभवन से बाहर आकर जो धमकी दी है कि गवर्नर हाउस घेराव करेंगे, क्या ये असंवैधानिक काम नहीं है? जिस तरीके से आप अपने विधायकों के खिलाफ ये लगातार दबाव बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा हमारे कांग्रेस के मित्र नितिन जी से, नितिन जी आप राहुल गांधी जी से समय लीजिए, उनसे मिलिए, उनसे आप युवा है, समझदार हैं और पार्टी का भविष्य है आप लोग भी। आप लोग अगर सच अपने राज्य के नेतृत्व को नहीं बोलेंगे तो ऐसी समस्याएं न सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश बाकी देश के अन्य हिस्सों में भी होने वाली है, क्योंकि समस्या आपके अपने घर में है। आप अपने घर को प्लीज संभालिए, अपने नेताओं से सच्चाई से बात रखिए। ठीक है नितिन जी सवाल इस बात को लेकर है। एक सेकंड सुन लीजिए सर। आपका घड़ा फूटता जरूर है, तो आपका घड़ा जरूर फूटता है और आज आपको लग रहा है कि आप लोग सत्ता के नशे में मदहोश हो। ये जरूर आपका भी समय आएगा, आप नीचे आओगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने सत्ता पे काबिज होने के जो तरीके अपनाए हैं, जिस तरीके से सर आप कह रहे हैं बीजेपी सत्ता पर काबिज होना चाहती है, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, बीजेपी ऐसा करना चाहती है, बीजेपी वैसा करना चाहती है। सर नितिन जी सुन लीजिए सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे अशोक गहलोत, लड़ाई तो सर तभी से शुरू हो गई थी। बताया तो ये भी जाता है कि ये वायदा किया गया था सचिन पायलट से कि अगले 6 महीने बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो जिस घड़े की आप बात कर रहे हैं वो फूट गया, सभी के सामने आ गया। दिक्कत इस बात की है कि अब जो हालात और जो स्थितियां हैं, अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो फिर इतनी जल्दी क्यों बार बार इस तरह की धमकी दी जा रही है कि विधानसभा का घेराव कर दिया जाएगा, हम तो जी वहां पहुंच जाएंगे, फिर हालात खराब हो जाएंगे, फिर सरकार को जिम्मेदार मत ठहराना। क्यों ये सब इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? मेरी बात समझिए, विधानसभा का सत्र बुलाने में दिक्कत क्या है? एक मुद्दा तो है ही नहीं सर। आपके पास बहुमत है तो फिर आपको दिक्कत क्या है? आपके पास बहुमत है, आप अपने विधायकों को संभाल के रखिए। सबसे बड़ी बात यह है, अभी जब आपके ऊपर किसी भी तरह के सुन लीजिए आपके ऊपर किसी भी तरह का खतरा नहीं है। अशोक गहलोत बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार के ऊपर किसी भी तरह का खतरा नहीं, फिर क्यों बहुमत साबित करना चाह रहे हैं आप? हमारे कुछ एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र में फंसकर जो वो हरियाणा और इनके
इनके पूरे सपोर्ट में बैठे हुए, इनकी देख रेख में जो बैठे हैं हरियाणा भाजपा शासित सरकार के, तो जो एक माहौल क्रिएट करा जा रहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है। तो माहौल से डर गई क्या? माहौल से डर गई क्या अशोक गहलोत सरकार? बात डरने की है ही नहीं, हम तो खुल के कह रहे हैं कि आप फ्लो टेस्ट कराइए। अगर डरते तो कैसे क्या फ्लो टेस्ट करवाने के लिए दया जी कैसी बातें कर रहे हैं? सरकार चले ना। क्या ये डर है, क्या ये भय है कि अगर अभी फ्लो टेस्ट करा लिया तो हम तो 6 महीने के लिए सेफ हैं जी, उसके बाद तो 6 महीने तक फ्लो टेस्ट की जरूरत नहीं है? नेहा जी हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं आप समझिए, अगर डर होता तो कोई फ्लो टेस्ट करवाने के लिए बोलता क्या? सर मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सिर्फ सवाल पूछने का मेरा काम है। अब वो अलग बात है कि आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं कैसे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ? मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। डर होता तो कोई फ्लो टेस्ट करवाता है क्या? हम तो बेधड़क बोल रहे फ्लो टेस्ट कराइए। मेरा तो सीधा यही सवाल है ना सर, कि जब आप कह रहे हैं कि हमारी तो सरकार बची हुई है, हम भी कह रहे हैं आपकी सरकार बची हुई है, आपकी सरकार के पास बहुमत है, हम भी कह रहे हैं सर बहुमत है, लेकिन फिर इतनी जल्दी क्यों कि हम तो बहुमत साबित करेंगे, विधानसभा का सत्र बुलाइए, नहीं तो घेराव हो जाएगा। ये चीजें क्यों हो रही है सर? जो भी देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है, मैं भी इससे डिसएग्री नहीं करूंगा। जो भी राजस्थान में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जो राजनीतिक माहौल, सियासी जो चल रहा है माहौल, तो देखते हैं जरूरी है कि लोगों को क्लियर है। जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने जिसने कांग्रेस को शासन में भेजा है चुनकर, उनके मन में कुछ बातें आई हुई, जो भ्रम फैला हुआ है, जो सियासी संकट चल रहा है, तो क्लियर हो। सबको एक बात ये प्रूव हो कि हाँ फ्लो टेस्ट से गहलोत सरकार पूर्ण बहुमत में है। कहीं से भी जो भी माहौल चल रहा है कि अल्पमत में है, उस पर विराम लग सके, सरकार अपना बिल्कुल अच्छे से अपने काम को फंक्शन कर सके। इसमें दिक्कत क्या है? तो यानी कि आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर संकट है? सचिन पायलट ने सरकार को संकट में ला खड़ा कर दिया है, आप मानते हैं इस बात को? संकट तब होता है जब सरकार अल्पमत में होती है और सरकार के पास और गहलोत साहब के तो पास। सर जब आप बहुमत में है, मेरा तो वो ठीक है। एक सवाल मेरा, ठीक है, आप मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रख दीजिए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमारे भाई नितिन जी कह रहे थे कि इनकी सरकार बहुमत में है। निश्चित रूप से हम सब मानते हैं कि इनकी सरकार बहुमत में है। तो मेरे कुछ प्रश्न को जवाब दीजिए। अगर आपकी सरकार बहुमत में है तो आप इतनी हड़बड़ाहट और घबराहट में होटलों के अंदर पिछले 10-12 दिन से क्यों बंद है? अगर आपकी सरकार बहुमत में है तो आप ही के उप मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट किया, हमने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये नहीं बोला कि राजस्थान में गहलोत सरकार अल्पमत में है या उनको हम फ्लो टेस्ट की मांग कर रहे हैं। खुद जबरदस्ती भाग के कर रहे हैं कि हम बहुमत में आपने अपने विधायकों को बंदी बना के रखा है आज। और आप पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को अपने पाड़े में बंद करके रख रहे हैं। उनको अपने विधायकों पे कतई भी भरोसा नहीं है। अपने विधायकों के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द थे, ये बिकाऊ है, इन्होंने कई करोड़ों रुपए लेने की इनके बिकाऊ है, उनको बिकाऊ बताया। ये हमने नहीं बताया, हमने एक विधायक के बारे में इतनी अपमानजनक टिप्पणी नहीं की। मैं नितिन जी प्लीज, अगर आप बोलते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मेहरबानी करके शांति से आप सुनिए, अपनी बात रखिए, अपना समय जो आप पूरी बात रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों के बारे में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर कहते हैं कि ये बिकाऊ हमारे पार्टी के एमएलए को खरीदता है। मुझे बताइए, आप में दम है अगर तो हमारे किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, एक कार्यकर्ता को भी आप खरीदने का दम नहीं रखते, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता अपनी विचारधारा से काम करता है। झूठे आरोप से आपके मन में मेल है, झूठे, अरे खरीदा होगा तो आप मुझे जवाब दीजिए। आप अपने विधायकों की खरीद का मतलब क्यों कि आपने बसपा को विधायकों को कितने पैसे देके खरीदे? मैं बताता हूँ आपने जो किस तरीके से मंत्री पद दिए, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि आपने बसपा के विधायकों को लिया और उनको मंत्री पद दिया, और उसके अलावा आपने क्या क्या दिया हमने कभी नहीं बोला। लेकिन जानते हैं, पूरी जनता है, पूरा राजस्थान जानता है कि किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री, आज जो निर्दलीय विधायक जो माननीय गहलोत जी को कुछ दिन पहले तक कह रहे थे, किस तरीके से उनके घरों पर पहरा बिठाया था, किस तरीके से उनकी तस्वीरें आ रही थी, आज वो जाके माननीय मुख्यमंत्री जी उनको पेश करते हैं। क्या दबाव है ऐसा, क्या चीजें आपने उनको, क्या चीजें के प्रलोभन दिया है या डर दिखा रखा है, तो आप जानिए, आपका काम जानिए। लेकिन आप बार बार भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कीजिए मेरे मित्र, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद करेंगे। ठीक है, मैं शशांक जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। शशांक जी, सवाल इस बात को लेकर है, आप बहुत बेहतर तरीके से कानूनी रूप से क्या कुछ दांव पेच इस पर हो सकते हैं हमें बता रहे हैं। शशांक जी, ये मुझे बताइए कि अगर अभी बहुमत परीक्षण हो जाता है, प्रोटेस्ट वो जिस तरह से बहुमत साबित कर देती है अशोक गहलोत की सरकार, तो आगे का प्रोसीजर किस तरह से होगा?
देखिए, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पूरा मामला सब जुडिस है, यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा मामला है, तो फ्लोर टेस्ट कराने का तो मतलब ही नहीं बनता है। जी। क्योंकि जब तक निर्णय नहीं आ जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो फ्लोर टेस्ट कराने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। क्योंकि जो इन्होंने नोटिस दिया है, क्योंकि वो नोटिस का आधार ही अगर गलत है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस मामले को देख रही है, तो उस बीच में राज्यपाल महोदय फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध जाएगा। क्योंकि वो सारी चीजें तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या उनका जो 19 विधायकों का अयोग्यता नोटिस गलत है और सही है। अगर 19 विधायकों की सदस्यता खतरे में है तो फ्लोर टेस्ट की कहां बात आती है। अगर कोई भी अगर इस तरह का काम करता है तो अलोकतांत्रिक कार्य है, क्योंकि 19 विधायकों को हटा करके आप फ्लोर टेस्ट अगर कराएंगे तो निश्चित रूप से इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है। क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है और उसके बावजूद भी आप बीच में इस तरह का अगर काम कर रहे हैं तो गैर लोकतांत्रिक ये पहल है और ये कानून सम्मत तो नहीं है। ये तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है इसमें है पूरे प्रक्रिया में, जो सामने शायद अभी नहीं आया है। और जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे देगी तो निश्चित रूप से ये साफ हो जाएगा कि क्या जो स्पीकर महोदय का जो नहीं, अब ये पूरा मामला जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है तो विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता, बहुमत नहीं साबित करवाया जा सकता। नहीं, एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सदस्यता को क्वेश्चन किया गया है। जब इनकी सदस्यता अगर 19 विधायक, घर के 19 विधायक के ऊपर जो है तलवार लटकी हुई है, तो फ्लोर टेस्ट करा करके अपना जो है ताकत दिखाने का कोई अर्थ नहीं है। इसी ताकत का तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसको क्वेश्चन किया गया है कि भाई मुझे जो ये हटाया गया है, हटाने का नोटिस दिया गया वो गलत है। तो इस संबंध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हाईकोर्ट का निर्णय आ जाने दीजिए। हाईकोर्ट ने इसको स्टेटस को करने के लिए कहा है, तो स्टेटस को जब एक बात हो गई, सब जुडिस मैटर हो गया, तो इसमें जो है उत्पात मचाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, कानून सम्मत व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और कानून का जो निर्णय होगा सब मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, नितिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नितिन जी देखिए, माना कि उन पर तलवार लटकी हुई है, फ्लोर टेस्ट में कुछ अड़चने और कुछ टर्म्स कंडीशन हो सकती है, पर विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए मना करने के लिए बाध्य नहीं है। आप समझिए बात को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर मैटर विचाराधीन है तो इससे सत्र बुलाने का कोई कनेक्शन नहीं है। सत्र बुलाया जा सकता है। लिख के दिया है कि कोरोना के चर्चे के लिए जो महामारी चल रही है, आर्थिक संकट और अनेकों चर्चाओं के लिए हमें सत्र बुलाना है, तो उसमें कहाँ दिक्कत है। सत्र तो बुला सकते हैं, विधानसभा सत्र। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि माननीय राज्यपाल महोदय क्यों इससे हिचकिचा रहे, जब मणिपुर, गोवा, बिहार अनेकों राज्य में सत्र शुरू होने वाले हैं, लेटर इशू हो गए, तो राजस्थान में क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। तो ये देखने वाली बात है और सबको सब दिखता है कि किसके पीछे कौन है और कौन नहीं है। बट ये है कि कुछ पदों की गरिमा होती है और बड़े संवैधानिक पद है, तो उनसे हर व्यक्ति की और इस देश के हर नागरिक की यही आशा होती है कि वो सबके साथ फेयर डिसीजन करेंगे, और अब मैं भी यही आशा करता हूँ करेंगे भी। चलिए, क्योंकि राजस्थान में उठापटक का दौर जारी है और ऐसे में इस बीच ये पूरी लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची है, कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच अशोक गहलोत साफ तौर पे कह रहे हैं सत्र बुलाइए नहीं तो घेराव किया जाएगा। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्पेशल एडिशन। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजस्थान की सियासत में पिछले 15 दिनों से चल रही रस्साकशी में हाई कोर्ट के फैसले ने और बल दे दिया है और अब कोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए बैठे लोगों को लग रहा था कि पायलट और गहलोत गुट की अदावत का अंत होगा।
और प्रदेश का सियासी संकट टल जाएगा। लेकिन मौजूदा वक्त में भी सियासत संकट जो है वो बरकरार है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजौरिया जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी मौजूदा वक्त की अगर हम बात करें, बीजेपी के पास 72 विधायक है, आरएलपी के पास 3 विधायक है, यानी कि 75, और अगर सचिन गुट, जो सचिन पायलट का गुट है, उनके समर्थक के जो विधायक है वो भी अगर आपके पास आ जाते हैं तो 97 ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पर संभावना बीजेपी को दिख रही है। और क्या ये भी एक मुख्य वजह माने कि ना बीजेपी चाहती है, ना राज्यपाल चाहते हैं कि इस वक्त सत्र को बुलाया जाए और बहुमत साबित किया जाए? मैडम, एब्सोल्युटली नेहा जी, बिल्कुल गलत बात है। पहले बात तो बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। दूसरा, ये काल्पनिक चीज है कि कांग्रेस के 19 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, ये बिल्कुल काल्पनिक और झूठी बात है। खुद कांग्रेस के सारे विधायकगण और इनके नेता, जो इनके रेबेल्स हैं, इनके विद्रोही हैं, इनके जो भी जिनके नेतृत्व में काम किए, इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन जी ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने वाले हैं। स्पष्ट कहने के बावजूद भी इन लोगों को पता नहीं क्यों ये भारतीय जनता पार्टी को घसीट के अपनी नाकामी छुपाने का अमल आ रहा है। दूसरी चीज, विधानसभा सत्र की बार बार बात की जा रही है कि मौजूद राज्यपाल महोदय जी ने मना किया। इस चीज के लिए मैं स्पष्ट खंडन और निंदा करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से झूठे आरोप और उनकी राज्यपाल महोदय जी पे लगाए, उनकी गरिमा और मान सम्मान को ठेस पहुंचाए, बहुत ही अशोभनीय और निंदनीय कार्य है। उन्होंने मना नहीं किया है। कैबिनेट को अधिकार होता है, हमारे मित्र शशांक जी बैठे हैं, आप बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, कैबिनेट को अधिकार होता है कि अपनी अनुशंसा सत्र बुलाने से या कोई भी तो राज्यपाल को भेज सकते हैं। और राज्यपाल के साथ कुछ प्रश्न होते हैं या कुछ अपनी सफाई या कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो उसके बाद में दोबारा कैबिनेट वो प्रस्ताव भेजती है, तो राज्यपाल को कंपलसरी करना होता है। तो इसमें आप एक चीज बताइए, क्या आप बिल्कुल राज्यपाल को बुलडोज करना चाहते हैं कि उनका ये अधिकार जो सिर्फ कुछ सवाल पूछने का उसको छीनना चाहते हैं? आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं आप राज्यपाल से। राज्यपाल के बहाने से आप ये इशारा कर रहे हैं कि केंद्र के दबाव में राज्यपाल काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे, ऐसी अपेक्षा अंदर तो आप कहते हैं और बाहर मीडिया में आके आप कुछ और कह रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहता है? राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए, किस चीज के खिलाफ किए? अपनी कांग्रेस के खिलाफ किए या राज्यपाल के खिलाफ किए या भाजपा के खिलाफ किए? समझ पा रहे हैं कि या क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? राज्यपाल महोदय जी को एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र सौंपा कि हम सत्र आयोजित करना चाहते हैं। मैं सांसद हूँ, मुझे 6 साल संसद में हो गए नेहा, और वहाँ कम से कम 21 दिन के नोटिस का पीरियड होता है, तो विधानसभा में भी होता है। और अगर कोई अर्जेंट मैटर हो तो निश्चित रूप से पहले भी और शॉर्ट नोटिस पर भी बुलाया जा सकता है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन उसमें राज्यपाल एक कारण जानना चाहते हैं कि क्या वजह हो गई कि आप शॉर्ट नोटिस बुलाते हैं, और उन वजह से उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। और साथ में जो मैटर हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियल मैटर पड़ा है, इसके लिए उसने अपनी विधिक राय के लिए उनसे समय मांगा है, मना नहीं किया। समय मांगा है कि भाई मुझे आप समय दीजिए कि मैं लीगल एडवाइजरी लूं कि ऐसी परिस्थिति में जब ये 19 विधायकों की जो विधायकी है, इसके ऊपर संकट आपने एक नोटिस से पड़ा है, इसकी एक बार क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाकी है, तो ऐसे में क्या हम विधानसभा सत्र लागू कर सकते हैं? उसमें आप कौन कौन से बिल लाने वाले हैं या अपना बहुमत सिद्ध करने वाले हैं, क्या ये भी जानकारी पाने का उनका हक नहीं है? क्या गवर्नर हाउस में घुसकर नारे लगाकर, उन पर दबाव बनाकर, बाहर झूठे आरोप बनाकर, जगह जगह जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन कर क्या ये बुलडोज करने का या अतिक्रमण करने का या धमकी देने का एक सीधा सीधा तरीका नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी गवर्नर को धमकी दे रहे हैं कि राजस्थान की जनता का संरक्षण करने का काम, कानून व्यवस्था करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी का है। वो खुद कानून व्यवस्थाओं का सीधा सीधा उल्लंघन कर जो धमकी दे रहे हैं, उनको तो नैतिकता के आधार पे ही अपन मुझे लगता है कि ऐसे नैतिकता होनी चाहिए कि जो खुद इन सबके बीच अब राहुल गांधी की भी एंट्री हो गई है। उनका भी ये कहना है कि बीजेपी साजिश रच रही है और गवर्नर को इस वक्त विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को एडवाइस कीजिए मैडम, अब आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी आप चिंता मत कीजिए, ये कैबिनेट को पावर होती है कि वो जो ही अपना प्रपोजल भेजेंगे तो दूसरी बार में तो उनको गवर्नर साहब को करना ही होता है। आप किसी भी आपके पार्टी में बड़े बड़े वकील है उनसे बात कीजिए, लेकिन मीडिया में आके गलत जानकारी, भ्रम फैलाना, राज्यपाल को अपमानित करना और उनको बदनाम करना और ऐसी एक संवैधानिक संस्था को आप चुनौती दे रहे हो,
वहां घुसकर नारेबाजी करो, लेकिन सर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इसलिए भी लग रहे हैं कि महाराष्ट्र का प्रकरण सभी के सामने है, किस तरह से महाराष्ट्र में शपथ दिला दी गई थी, बहुमत नहीं साबित हुआ, कर्नाटक का एग्जाम्पल्स भी सभी के सामने है। सर क्यों ना आरोप लगे, बताइए। अगर संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो वाकई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन सर आरोप क्यों ना लगे? क्योंकि हालात अगर आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो सर इस तरह की चीजें हुई हैं कि आरोप लगना यहाँ पे लाजमी हो जाता है। जी पहली बात तो अभी तक आरोप नहीं लगाया, बार-बार ये मत कहिए, ना गहलोत साहब ने ना कांग्रेस ने अभी तक डायरेक्ट माननीय राज्यपाल जी पे कोई आरोप लगाया, तो इस बात पे चर्चा करना वाजिब नहीं है। आप अपनी बात चालू कर सकते हो। और जो आज धरना प्रदर्शन हुआ वो भाजपा के खिलाफ हुआ, जिस तरीके से भाजपा खरीद करो सरकारों को टैकल करने में लगी हुई है। और वही मुख्यमंत्री जी की जो कल चेतावनी वाली बात थी, वो कोई डायरेक्ट किसी के लिए धमकी नहीं थी, उन्होंने इंडिकेट किया था अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता घेराव करेगी। तो उससे मुझे राम दिनकर सिंह की मुझे आप एक चेतावनी याद आ जाती है। श्री कृष्ण ने जो कौरवों के दरबार में जाके कहा था कि यदि आप धर्म नीति का अगर आप पालन नहीं करते तो अहित होगा। तो इस वक्त जो गहलोत साहब है वो श्री कृष्ण के रूप में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो वो एक राजनीतिक भाषा है। उन्होंने कल राज्यपाल हाउस से बाहर आकर भी उन्होंने कहा था ये कोई धमकी नहीं है, इसको धमकी ना समझा जाए, ये एक राजनीतिक भाषा है। और इनके भारतीय जनता पार्टी के खुद के मुख्यमंत्री रहे भैरोत सिंह शेखावत साहब ने भी ये सेम प्रोसेस किया था। इनको मनोज राजौरिया जी को शायद पता होगा 93 या 96 के आसपास। और ये सेम जो प्रकरण था यही भंवरलाल शर्मा थे, यही जो सरकार को टॉपल करने की इसी तरह की कोशिश थी। उन्होंने भी राज्यपाल हाउस का घेराव किया था, अपने विधायकों की परेड करवाई थी। तो ये लोकतंत्र में फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, कहीं पे कुछ गलत नहीं करा है, ना राज्यपाल ना केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करिए। तो बार बार ये कहना कि राज्यपाल पे आरोप लगाए वो गलत है। ठीक है नितिन जी, ये भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये लगातार आप आरोप बीजेपी पे भी लगा रहे हैं, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ऐसा पहले किया वैसा पहले किया। सर इस बात को भी मुझे समझा दीजिए कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये खुद कहते हैं कि पिछले 1.5 साल से मेरी सचिन पायलट से बात तक नहीं हुई, तो यानी कि एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री के बीच पिछले 1.5 साल में कोई बातचीत नहीं हुई। यानी कि ये उनका स्टेटमेंट खुद दर्शाता है कि किस तरह की फूट कांग्रेस में थी, किस तरह की फूट सरकार में थी। और जब ये जग जाहिर हो गई तो पार्टी दूसरे पे आरोप लगा देती है। क्या ये उचित है? क्या ये जो स्टेटमेंट है यह बिल्कुल नहीं दर्शाता कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही। जो एसओजी ने जिनको नोटिस जारी करा और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सदस्य हैं वो लोग। और जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का जो बार बार नाम आ रहा है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है उसको अवॉइड क्यों किया जा रहा है। आज तक जांच में सहयोग नहीं किया गया। माननीय मंत्री साहब ने कहा था कि मैं जांच के लिए रेडी हूँ, मेरी आवाज है तो जांच करवा लीजिए, पर आज तक उनका कोई सहयोग नहीं है जांच में। और मुख्यमंत्री साहब क्लियर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर ये गजेंद्र सिंह जी की आवाज नहीं है तो मैं मेरी राजनीति छोड़ दूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं? तो कैसे ना समझे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रही? तो केंद्रीय मंत्री लेवल का व्यक्ति, इससे बड़े काडर का व्यक्ति है। तो सर आप बीजेपी पर आरोप आप लगा रहे हैं, बीजेपी तो ज्वाइन नहीं की किसी पार्टी, किसी भी नेता ने, ना सचिन पायलट ने, ना तमाम और विधायकों ने। पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं है ना, अब सरकार तो टॉपल कर ही रहे हैं आप। भंवरलाल शर्मा जी जो आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, आज ज्वाइन नहीं करें तो क्या है? सरकार को करने की पूरी कोशिश तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, मौजूदा वक्त में अगर सचिन पायलट बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो कांग्रेस को कितना बड़ा घाटा, क्योंकि सचिन पायलट जहां से चुनाव लड़े हैं वहां 49 सीटें हैं जिस पर 42 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मुझसे पूछ रहे आप? जी नितिन जी, वापिस पूछते, आपकी आवाज तय हो रही है। नितिन जी सवाल इस बात को लेकर है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में चले जाते हैं, अब क्योंकि हालात तो खराब है, सियासी बवंडर राजस्थान में मचा हुआ है, इस बीच अगर सचिन पायलट बीजेपी में चले जाते हैं कांग्रेस को एक कितना बड़ा घाटा होगा, क्योंकि जहां से वो चुनाव लड़े हैं 49 सीटें हैं, 42 पे फिलहाल मौजूदा वक्त में कांग्रेस का कब्जा है। देखिए जैसे कि अभी मनोज जी ने भी बताया सभी बातें काल्पनिक है, तो अभी तक जो हुआ नहीं है और जो होगा उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बातें काल्पनिक है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं वो काल्पनिक नहीं है।
नहीं, काल्पनिक कैसे नहीं है, आरोप का तो प्रूफ है। जब आरोप का तो प्रूफ क्या है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है आपके पास? नोटिस जारी करे, उसमें सहयोग क्यों नहीं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो ऑडियो जो पूरा जारी हुआ है, जो 2 संदिग्धों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, आप उसे प्रूफ मांग रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं नेहा जी? और रही बात सचिन जी की चुनावी क्षेत्र की, निर्वाचन क्षेत्र की, मनोज राजौरिया जी, पार्टी बड़ी होती है, कार्यकर्ता बड़ा नहीं, तो नेता बड़ा नहीं है यहाँ पे, आप समझिए बात को। तो घाटे वाली कोई बात नहीं है, अभी तक ऐसी चीज कोई नहीं है, और जब भविष्य में वो तो देखेंगे। किनके गिरफ्तारी हुए, किनके बिहाफ पे ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर? राजौरिया जी, नेहा, जिस तरीके से झूठी और मतलब बिना आधार की बातें कांग्रेस के नेता लगातार कहते रहे हैं, जिस ऑडियो टेप की बात कर रहे हैं, उस ऑडियो टेप में आप आवाज सुनिए और जो व्यक्ति गजेंद्र सिंह जी से लगातार मिलते हैं या उनकी आवाज जानते हैं, उनकी बात सुनिए आप। इनके यहाँ कांग्रेस के मंत्री यहाँ पर आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने 2 दिन पहले खुद ने कहा कि ठीक है, वो उन्होंने बात मना कर दी तो हमने मान ली। वो खुद कह रहे हैं कि ये मान रहे हैं सब लोग, लेकिन क्योंकि इनको एक किसी भी 2 लोगों को पकड़ के अंदर डाल के साबित करना है कि सब इन दोनों के बीच में बात हो गई थी। अरे खुद गजेंद्र सिंह जी की आवाज नहीं है वो। आप इस चीज में सीबीआई की जांच कर लीजिए, साथ में आपके एसओजी और एसीबी को रख लीजिए, मिलकर जांच कीजिए। लेकिन आप किसी तीसरे व्यक्ति, 2 व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, वो ऑडियो हमने भी सुना है, उसमें दूर तक उनकी आवाज नहीं है। आप लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कांग्रेस बनाने में माहिर होती है, किसी व्यक्ति को कैसे बदनाम और झूठा किया जाता है। आप कितनी बार अपने बयान को बदले, आप उस चीज का जवाब दीजिए नितिन जी कि आपके नेता और आप लोग कितनी बार अपनी बातों से बदले। आप बाद में फिर बदल जाएंगे। ठीक है, कोई ठीक बात है, नहीं, ऐसा हो गया, थोड़ा हमने तो कानूनी नहीं पहलू ऐसा समझ करता। लेते हैं। शशांक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आवाज गजेंद्र जी की थी या नहीं थी, ये तो जांच का विषय है, लेकिन एसओजी की तरफ से किसी भी व्यक्ति का फोन टैप किया जाना, क्या ये कानूनन अपराध है या नहीं? देखिए, जहां तक कानून की बात है, किसी का भी फोन टैपिंग जो है कानून का विरोध है, और अगर कोई भी एजेंसीज इस काम में अगर है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान सरकार ने, एक चुनी हुई सरकार, एक प्रजातांत्रिक सरकार, अगर इस तरह का अगर फोन टैपिंग का अगर जिम्मेवार है, तो यह इस सरकार को कोई भी तरह से जो है वो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनको केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध अगर कोई एक आधार था, तो चूंकि ये सत्ता में है, क्यों नहीं ये सीबीआई का इंक्वायरी की स्थापित किए? चूंकि इनको अधिकार है कि किसी भी मामले में सीबीआई इंक्वायरी ये करा सकते हैं। क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां थी कि सीबीआई को ये मैटर नहीं दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये सब राजनीति से प्रेरित है। और देखिए, मैं राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कानून से जुड़ा हुआ हूँ। अगर किसी आदमी का फोन टैपिंग होता है तो यह जो है कानून के विरुद्ध है, और जो भी इस काम में लिप्त है, ये भी मुझे समझा दीजिए, क्योंकि बताया ये भी जाता है कि अगर एक बार, ठीक है, एक बार अगर बहुमत परीक्षण हो जाता है तो उसके बाद 6 महीने के लिए सरकार सेफ हो जाती है, यानी कि 6 महीने बाद ही बहुमत परीक्षण होगा, दोबारा नहीं, 6 महीने के भीतर नहीं हो सकता। तो कानूनी रूप से ये कितना सही है और किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 6 महीने के लिए वो सुरक्षित है सरकार एक बार बहुमत परीक्षण करने के बाद, क्योंकि ये सरकार, यह जो है राज्यपाल के विवेक पर है। अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत में है, तो निश्चित रूप से 6 महीने के पहले भी राज्यपाल जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं सरकार को कि आप बहुमत परीक्षण करा सकते हैं। यह कोई इस तरह का जो नहीं है कोई एक लिमिटेशन की आप 6 महीने के बाद ही कहेंगे। ये राज्यपाल का विवेकाधिकार है कि अगर सरकार जो है अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में है, तो राज्यपाल उचित निर्णय लेने के लिए वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल का निर्णय जो है फाइनल होगा, और ये राज्यपाल का ये काम है कि किस तरीके से वो चीजों को देखते हैं। ये 6 महीने का कोई ऐसा नहीं, 6 महीने के बाद नहीं होगा। ये नॉर्मल कोर्स में होता है कि एक बार अगर बहुमत परीक्षण हो जाता है तो 6 महीने के बाद होता है। लेकिन ये राइडर के साथ है कि अगर राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत में है, तो राज्यपाल महोदय उसको पहले भी फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आग्रह कर सकते हैं।
ठीक है। नितिन अग्रवाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, लेकिन इस बीच अब अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि अगर कोर्ट का जो डिसीजन है वो सरकार के अगेंस्ट आ जाता है, यानी कि सचिन पायलट गुट के पक्ष में आता है, तो हालात और ज्यादा खराब हो जाएंगे, इसीलिए ये जल्दीबाजी की जा रही है क्या? आप देखिए नेहा जी, जो सचिन पायलट गुट में जो विधायक, जो हमारे पार्टी के विधायक जो हरियाणा में बैठे, दिल्ली में बैठे, उनसे इस मैटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। हमारे पास उनको हटाकर भी सपोज उनके 19 विधायक है, 20 विधायक है, उसके बाद भी हमारे पास पूर्ण बहुमत है, तो उससे ना जोड़ के देखा जाए, मैं फिर निवेदन करूंगा आपको, ठीक है। उनको हम एक बार के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। हमने जो लिस्ट राज्यपाल साहब को सौंपी है उसमें हमारे पास पूर्ण बहुमत है और उन विधायकों के नाम नहीं है जो विधायक यहाँ से दूर बैठे, तो उनसे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये है कि जिस दिन भाजपा की पाबंदी उनसे हटेगी, जो उन्होंने आईटीसी होटल, जो बीजेपी का जो हिस्ट्री रही है, मध्य प्रदेश सरकार टॉपल करनी हो, गुजरात सरकार, गुजरात के कांग्रेस के एमएलए खरीदने हो, तो इनकी हिस्ट्री रही है। आईटीसी होटल जो मानेसर में है वो भाजपा का गढ़ है। अब ये माने सांसद साहब चाहे माने चाहे नहीं माने, सबको पता है हरियाणा सरकार का पूरा पहरा है, पुलिस पूरी उनके आमने सामने लगी हुई है। तो जब भी ये चीज खुलेगी तो उनमें से भी कुछ विधायक हमारे पास आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कुछ विधायक वहाँ पे सूचना यही है कि अभी भी उनमें कुछ विधायक जो है बंदी के तौर पे वहाँ पर है, और उनको भी आप अगर कंसिडर नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ चलिए मत करिए, पर उसके अलावा भी हमारे पास पूर्ण बहुमत है, लिस्ट सौंप चुके हैं राज्यपाल साहब को, तो उससे हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। और भाई कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, कोर्ट का मामला अपनी जगह विचाराधीन है, पर यदि विधानसभा सत्र शुरू होता है, चर्चाएं होती है, फ्लोर टेस्ट जैसी नौबत भी आती है, तो अगर उसमें वो विधायक नहीं आते तो उसके बाद स्पीकर के पास राइट है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत अपने फैसले ले सकते हैं। आपके पास बहुमत है, तमाम चीजें आपके पक्ष में हैं, स्थितियां आपके पक्ष में हैं, कैबिनेट की बैठक आधी रात तक चलती है, हालात इस कदर बना दिए जाते हैं, विधानसभा घेराव की धमकी दी जाती है, तमाम चीजें की जाती है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि अगर आपके जो पक्ष में हालात हैं तो ठीक है सर, मान लेते हैं और इंतजार करते हैं कोर्ट के आदेश का। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही। नमस्कार।